नहीं करते, तुम लोग ऑफिस में भी कट कर देते हो, कोई बात नहीं। इसको फिर हम लोग लाइव नहीं करते। तुम देखो ये छोटा सा एक्ट है, 4 एक्ट है हिंदू लॉ में, इसमें से 3rd नंबर पे है, इसमें सिर्फ 13 सेक्शन है, बहुत छोटा सा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू लॉ है इसलिए हिंदू तो लिखा ही है, अप्राप्तव्य मतलब माइनर, और माइनर है तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा। एक्ट 1956 का ये भी है, एक्ट नंबर है 32, 25 अगस्त 1956 को लागू हुआ था। प्रियम्बल क्या कहता है कि हिंदुओं में जो आप चाइल्ड हैं और संरक्षकता, उनकी संरक्षकता से संबंधित जो कानून है उनके कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध किया गया है इस एक्ट में। इसमें ये याद रखना है और ये याद रखना है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है, एक्ट नंबर 32 बस। नाम क्या है? यह अधिनियम हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 कहा जाएगा। संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ठीक है। सेकेंड, यह अधिनियम 1890 का जो एक्ट है, संरक्षक और प्रतिपाल्य एक्ट, ठीक है, उसका पूरा होगा। देखो इसमें मैंने भी जस्ट बोला 13 सेक्शन है, क्या सिर्फ 13 धाराओं में पूरा कानून इससे संबंधित पूर्ण हो जाएगा? नहीं, सेक्शन 2 कहती है बाकी कानून के लिए आप क्या देख सकते हो, 1890 का वेयर एक्ट, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तीसरा हो गया। देखो अभी तक हमने कहाँ देखा था, जितना देखा था उसमें सेक्शन 2 में या सेक्शन 2 में हिंदू की परिभाषा थी, है ना, थी ना, इसलिए मैंने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में जो हिंदू की परिभाषा है हमें सिर्फ वो याद करनी है बस। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 3 में जो हिंदू की परिभाषा है सेम परिभाषा है हिंदू मैरिज एक्ट वाली, ठीक है, बस सेक्शन चेंज हो गया है। ओके, सेक्शन 4 परिभाषाओं की बात करता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला ए 4A, अप्राप्तवय कौन होगा? जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है। अप्राप्तवय मतलब माइनर, माइनर कौन होगा? जो 18 साल का नहीं है। अगर इसी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो तुमको यही सेक्शन लिखना पड़ेगा 4A, नहीं याद रहेगा तो सिर्फ माइनर का अर्थ लिख देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, इस एक्ट से तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। देखो आएगा संरक्षक के बारे में, संरक्षक कौन है? ठीक है, 101%, तो ये सेक्शन जरूर याद कर लो। 4B और इससे संबंधित उपबंध अभी हम आगे देखते हैं। संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देख रेख में किसी माइनर का शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और संपत्ति दोनों हो। अब देखो ऐसे संरक्षक की परिभाषा हमने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी पढ़ी है, शॉर्ट में कहीं पे, है ना, छोटे सा दिया हुआ है छोटा सा, लेकिन वो वाला धारा नहीं लिखना, हमको यही धारा लिखना है, क्योंकि इस अगर LLB में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा है तो इतना याद रखना वो इसी एक्ट से पूछ रहा है। ठीक, चलो तुम लोग को थोड़ा सा इसका अच्छे से मैपिंग कर देते हैं, इसका मैपिंग याद कर लेना और एग्जाम में आएगा 101%। ठीक है, चलो सेक्शन 4A 4 बात कर रहा है 4(1) बात कर रहा है संरक्षक की। संरक्षक वह होगा जो देख रेख करता है, कब्जे में मतलब है किसी कमरे में बांध के नहीं रखा है, जिसके अंतर्गत किसी माइनर अप्राप्तवय के शरीर का या संपत्ति का, हो सकता है कि 2 संरक्षक हों, एक के पास शरीर की देख रेख का अर्थात खाना, भोजन, शिक्षा इत्यादि का कब्जा हो, अर्थात देखता हो। ठीक है, कि ये बालक मेरे पास है, इस बालक को क्या खाना है, कैसे रहना है, इसके स्वास्थ्य के बारे में कौन सी शिक्षा है, और दूसरा संरक्षक के पास उसकी संपत्ति का। ओके, यह हो सकता है दोनों का वह संरक्षक हो। ठीक है, कौन कौन आते हैं संरक्षक में? तो सबसे पहला नैसर्गिक संरक्षक, उसके बाद है अप्राप्तवय के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक,
किसी प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंध में रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। तो संरक्षक में कौन कौन आते हैं, ये पूरा सेक्शन तुम्हारा एक आंसर भी बोल्ड होगा, देखना इसके साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले बोल रहा है कि संरक्षक में जो आएंगे नैसर्गिक संरक्षक आएंगे। कौन होते हैं नेचुरल गार्जियन, माता पिता, ठीक है। उसके बाद विल बना के, वसीयत बना के संरक्षक की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है। दूसरा कौन है, विल द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक, ये नैसर्गिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति हो रही है ये माता या पिता कर रहे थे, अर्थात जो पहले से नैसर्गिक संरक्षक थे, ठीक है। थर्ड बोल रहा है ऐसा संरक्षक जिसको संरक्षक घोषित किया गया है और घोषित करने के बाद एज ए संरक्षक उसको नियुक्त किया गया है बाय कोर्ट, ठीक है। अन्य व्यक्ति जो संरक्षक की हैसियत में काम करता है, और इसमें एक और बोला गया है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पे इसी में 5 में 2 है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के संबंध रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा। किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के अंतर्गत कोई जो बालक की क्या करता है, संरक्षकता रखता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लीगल अनाथालय है, क्या है, अनाथालय। प्रतिपाल्य मतलब क्या होगा, वही अवयस्क जहाँ रहते हैं, ठीक है, बालक जहाँ रहते हैं। तो इसमें भी जो लीगल अनाथालय है, जब तक उस बच्चे को दत्तक नहीं दे दिया गया है, ये लीगल अनाथालय क्या होगा, उस बालक का संरक्षक होगा, ठीक है। ये सारे के सारे याद रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा इस चैप्टर से, एक ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि 13 ही सेक्शन है और यहां से लेकर लास्ट तक लगभग तुम किसके बारे में पढ़ोगे, संरक्षक के बारे में ही पढ़ोगे, ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक से अभिप्रेत है धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक। अब देखो, अब सारे संरक्षक की परिभाषा तो ठीक है, इसी में आगे कह रहा है, इसी सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन 4 का 2 बोल रहा है ये जो नैसर्गिक संरक्षक हैं ये कौन है। तो इसी एक्ट में आगे हम सेक्शन सी में जो परिभाषित है संरक्षक में, जितने लोग परिभाषित हैं वो सब नैसर्गिक संरक्षक में आएंगे, और अभी हम लोग सेक्शन 6 देखेंगे, ठीक है, लेकिन हमको लाइन से चलना है, तो ठीक है। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, हिंदू विधि का ऐसा कोई भी शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि का की भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। कोई विषय संरक्षकता से संबंधित था, इस एक्ट 1956 के लागू होने से पहले चलता था, अगर उसके बारे में इस एक्ट में प्रावधान कर दिया गया तो उस रूढ़ि, प्रथा, शास्त्र सबको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, मान्यता नहीं देंगे। कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो वह वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से वह असंगत है, ठीक है। पहला कह रहा है कि अगर पूरा प्रावधान दिया है तो पहले का जो शास्त्रीय विधि हिंदू शास्त्र में जो लिखा है मान्यता नहीं देते, हिंदू शास्त्र को मान्यता ही नहीं देते अगर इसमें लिखा है, ठीक है। और अगर वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ असंगतता है तो इसको हम क्या करेंगे, इस एक्ट को महत्व देंगे, शास्त्रों को नहीं। कुछ भी कर लो भैया, हिंदू लॉ कुछ भी लिख दो, चलो। हिंदू, आप हिंदू, अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक, 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 हिंदू, अप्राप्तवय के नैसर्गि
आ गया सेक्शन 6। कौन माइनर के नैसर्गिक संरक्षक कौन होंगे, नेचुरल गार्जियन कौन होंगे। हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और अविभक्त कुटुंब की संपत्ति से उसके अविभक्त हित को छोड़कर उसकी संपत्ति के बारे में भी निम्नलिखित हैं। आइए सेक्शन 6, क्योंकि सेक्शन 5 हम लोग को याद नहीं करना है, ठीक है, बट सेक्शन 6 याद करना है, जो नैसर्गिक संरक्षक की बात कर रहा है, ठीक है, नेचुरल गार्जियन की बात कर रहा है। नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, कोई भी व्यक्ति जो उस माइनर का प्राप्तवय के शरीर का और संपत्ति का देख रेख करता है, ठीक है। इस संपत्ति में वह संपत्ति नहीं आ जाएगी जो कुटुंब वाली फैमिली में बटी नहीं है। कुटुंब वाली फैमिली मतलब कुटुंब वाली फैमिली वो होती है जिसमें परिवार की संपत्ति, जैसे बाबा की संपत्ति है, पिताजी 5-6 भाई हैं, लेकिन अभी बाबा की संपत्ति बटी नहीं है, तो कुटुंब की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुटुंब की संपत्ति जो बटी नहीं है, क्योंकि बटेगी तो उस माइनर का भी कुछ हिस्सा आएगा, ठीक है, उस चाइल्ड का भी कुछ हिस्सा आएगा, जो बटी नहीं है। इसके संरक्षकता नहीं होगी उस गार्जियन के पास। क्यों? क्योंकि इसकी संरक्षकता प्रॉपर्टी बटी ही नहीं है, तो जिसकी प्रॉपर्टी होगी, मान लो कि दादा की प्रॉपर्टी है, बटेगी तो बढ़ते बढ़ते हो सकता है माइनर पे आए। अभी बटी नहीं है इसका मतलब दादाजी के नाम पे ही है, तो दादाजी से हम अपनी संपत्ति के मालिक है ना। जो संपत्ति मेरी है ही नहीं, उसकी कहां से आप मालिक हो जाओगे। तो जो बालक की संपत्ति है और बालक का शरीर है, इसकी देख रेख करता है, ओके। अब यहां से फिर वही आएगा ABCDE, सॉरी ABC और फिर AB। चलो, किसी लड़के या अनमैरिड डॉटर की दशा में कौन गार्जियन होगा, पिता और उसके पश्चात माता, परंतु जिस अप्राप्तवय ने 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर मां के हाथ में रहेगी, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो भी मेंटेनेंस करता हो, सॉरी जो भी संरक्षक हो, लेकिन कैसे निर्धारित होगा। तो सबसे पहला ए बोल रहा है कि अगर कोई चाइल्ड है, पुत्र है, पुत्र कौन होगा, माइनर, जाहिर सी बात है, माइनर एक्ट है तो, ठीक। और डॉटर है तो चाहे माइनर डॉटर है चाहे माइनर हो, माइनर होगी तभी मेजर होगी, तो खुद वो स्वामी होगी, ठीक है। माइनर है बोया नहीं देखना, क्योंकि दोनों माइनर होंगे। अविवाहित है, क्योंकि कभी कभी माइनर की भी शादी हो जाती है और वो शादी शून्य करनी होती है, शून्य नहीं होती, ठीक, तो शादी मान्य होती है। तो अगर पुत्री है और अविवाहित है, तो सबसे पहला अधिकार उसकी शरीर और संपत्ति पर जो होगा वो पिता का होगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर यहां हम लिख दे रहे हैं, फिर मां का होगा, ठीक है। लेकिन जब तक विपरीत परिस्थितियां ना हो, विपरीत परिस्थितियां ना हो मतलब सामान्य रूल ये है कि अगर वो चाइल्ड जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 5 साल से कम की उम्र का है, तब मां को संरक्षकता मिलेगी, ओके। दूसरा, अधर्मज लड़का या अधर्मज अविवाहित लड़की की दशा में अपोजिट हो जाएगा। ये देखो, ये धर्मज था, ठीक है, लीगल शादी से लीगल चाइल्ड हो रहा था, लेकिन सेम चीज बी कह रहा है, सेम चीज, चाहे सन है माइनर चाहे डॉटर माइनर है। देखो माइनर डॉटर के साथ अविवाहित क्यों लग रहा है, ये अभी हम देखते हैं, ठीक है, क्यों लगा रहे हैं। तो अगर सन माइनर है या डॉटर माइनर है, लेकिन ये जो है अधर्मज बच्चे हैं, कैसे हैं, अधर्मज, तब जो संरक्षकता होगी
के पास होगी पहले नंबर पर, और माँ नहीं है तो फिर पिता के पास होगी। और 5 साल से कम वाला देखना ही नहीं है। जब धर्मज में 5 साल से कम में माँ के पास था, तो अधर्मज में तो ऐसे ही, चाहे जितने उम्र के हैं माँ के पास ही है पहले, है ना। उससे फर्क ये नहीं है, इसे यहाँ नहीं लिखा गया है। विवाहित लड़की की दशा में पति चलो कहाँ गया, अब देखो, अभी तक अविवाहित की बात हो रही थी ना। सी बता रहा है कि बेटी है, कौन है, डॉटर। जाहिर सी बात है, यार जाहिर सी बात है माइनर ही होगी, है ना। बट इसकी शादी हो गई है, हमेशा याद रखना शादी हुई है, लेकिन लड़का माइनर नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें तुमको भी बताते हैं, ठीक है। शादी हो गई है तो ये मान लो मेजर से वही सामान्य रूल दिया हुआ है कि उसका पति आवश्यक नहीं है, तो इसका संरक्षक पति होगा। ठीक है, अब देखो इसमें नहीं दिया, लेकिन हम एक चीज बताते हैं यहाँ पे, उसको हम अलग से कर देते हैं। मान लो डॉटर की शादी हुई, ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है और संपत्ति भी है, लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो भी माइनर है, वो भी अवयस्क है। ठीक है, 17 साल का है मान लो, और ये 16 साल की है। तो पति जो होगा वो, संपत्ति 2 बार क्यों लिख दी मैंने, शरीर, इसके शरीर का संरक्षक होगा, जबकि प्रॉपर्टी का संरक्षक वह व्यक्ति होगा जो मेजर हो, अर्थात इसका पिता, लड़की का स्वयं का पिता। ठीक है, जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाती। जिस दिन वह मेजर हो जाएगी उस दिन वह खुद ही अपने शरीर और संपत्ति की संरक्षक हो जाएगी। याद रखना बहुत ध्यान से, जब तक वो माइनर है तब तक की बात हो रही है। जब तक कोई अवयस्क है, 18 साल पूरा नहीं हुआ, तब तक उसकी देख रेख कौन करेगा। और यहाँ संरक्षक का मतलब ये नहीं है कि मेरे हिसाब से उठो, मेरे हिसाब से शादी करो, मेरे हिसाब से। संरक्षक का मतलब होगा कि वो जो संरक्षक होगा वो खर्चे का, भरण पोषण का ध्यान रखेगा। भरण पोषण मतलब उसकी आवश्यकताओं का, उसकी शिक्षा का, उसके इलाज का, इत्यादि का। ठीक है, लेकिन पति का संरक्षक नहीं होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति, अच्छा ठीक है, सब पति हो, पिता हो, माँ हो, यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णता और अंतिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन आप प्राप्तव्य के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। इस धारा में पिता और माता के अंतर्गत सौतेले पिता और सौतेली माता नहीं आते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि सेक्शन 6 में जितना हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो पिता था, चाहे माता था, चाहे पति थे, अगर वो हिंदू नहीं रह गए हैं या संसार का त्याग कर दिया है, सन्यासी होकर, साधु होकर, किसी कारण से भी, ठीक है, सन्यासी हो गए हैं, अब इनकी जो अधिकार थे एज ए गार्जियन वो समाप्त हो जाएंगे। मान लो बेटा है और माँ हिंदू है, बट ये धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या क्रिश्चियन या पारसी यहूदी बन जा रही है, पिता था, ठीक है, वो मुस्लिम या क्रिश्चियन या यहूदी इत्यादि बन जा रही है। ठीक है, ओके। तो वो अपने बेटे को भी मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं बना सकती, क्योंकि अब वो संरक्षक या फादर नहीं रह गए हैं। हाँ, बच्चा बन सकता है माँ, लेकिन सामान्यतः लागू नहीं होगा। हो सकता है कि वो दोनों हो, मान लो कि
मदर है और फादर है। माँ बन गई मुस्लिम, ठीक है, अधर्मज संतान थे, लीगल चाइल्ड मान लो, प्रॉपर माँ के पास कस्टडी है, ठीक। अब माँ चाहती है कि बेटा भी मुस्लिम बन जाए, लेकिन माँ संरक्षक नहीं रह रही है, तो वो यह चीज नहीं कर सकती अगर फादर ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो, ठीक है, क्योंकि माँ का अधिकार समाप्त हो गया, और सेम फादर के लिए भी लागू होता है, ठीक है। चलो कहाँ गया सेक्शन से, हाँ इसको लिखना, तभी वहां लिखते हैं, ये वाला लाइन नहीं लिखे ना। दत्तक पुत्र का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो दत्तक पुत्र का जाहिर सी बात है, जिसने दत्तक ले लिया वो माता पिता हो जाते हैं, है ना। तो उसका नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा? दत्तक पिता होंगे और उसके पास दत्तक माँ होंगी, क्योंकि इसमें लीगल इलीगल जैसा कुछ नहीं है, तो या तो दत्तक पिता या तो दत्तक माँ होंगी। इसमें एक चीज और एक्सप्लेनेशन लिखा था कि जो नैसर्गिक संरक्षक हैं, में सौतेले चाहे माता हो या पिता नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमने देख लिया माता पिता थे, अभी हमारा क्या कहते हैं, नैसर्गिक सेक्शन वाला, सेक्शन 6 समाप्त नहीं हुआ है, सेक्शन समाप्त हुआ है, लेकिन नैसिक क्या बोल रहे हैं हम, नैसर्गिक संरक्षकता समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ और लोग भी नैसर्गिक संरक्षक में आते हैं। सेक्शन 7 बोल रहा है, व्हाट इफ जो चाइल्ड है उसको एडॉप्शन में दे दिया गया है, एडॉप्ट कर लिया गया है, तब इसका नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा? तो वह माता या पिता जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि वही तुम्हारे माता पिता हैं, तो वही नैसर्गिक संरक्षक होंगे। हमने ये पढ़ा हुआ इससे पीछे कि एक बार अडॉप्शन देने के बाद जन्म वाली फैमिली से रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। शक्तियां क्या हैं? नैसर्गिक पेरेंट्स की शक्तियां क्या हैं? इस धारा के उबंधों के अध्ययन यह है कि हिंदू माइनर का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उससे आप प्राप्त उस माइनर के फायदे के लिए या उसकी संपदा के आपन के लिए या संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्त और उचित हो, किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्त के व्यक्तिक संविदा के द्वारा आबद्ध नहीं करेगा। क्या क्या शक्तियां हैं गार्जियन की? सेक्शन 8, नेचुरल गार्जियन की पावर्स क्या है? उस माइनर के कल्याण के लिए, उस बच्चे के भले के लिए, फायदे के लिए, ठीक है, और उस बच्चे की प्रॉपर्टी को ऐसा बयान करना जिससे उस बच्चे को फायदा हो, ठीक है। यह कार्य करने की शक्ति है संरक्षक के पास, बट किसी संविदा से माइनर आबद्ध नहीं होगा। और ये तुम याद रखना, इसको तुम कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, ये टॉपिक, ये सेक्शन अगर तुम चाहो नोट्स बना रहे हो वहां ऐड कर सकते हो। संविदा अधिनियम में हमने पढ़ा था, ठीक है, केस हमने पढ़ा था, मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, तो ये केस भी तुम यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये केस ही तुमको यहाँ लिखना है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, संविदा कर ली, ये प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया, ठीक है, और इस संविदा में अगर कुछ हुआ तो माइनर को क्या जिम्मेदार ठहराया जाएगा पर्सनली, क्योंकि माइनर की प्रॉपर्टी थी। सेक्शन 8(1) मना करती है, आप किसी भी प्रकार से माइनर को जिम्मेदार नहीं बना सकते, क्योंकि एक माइनर से की गई हुई संविदा वॉइड एब इनिशियो होती है, प्रारंभता शून्य होती है, ठीक है। तो कभी भी किसी माइनर से संविदा भूल कर भी मत करना, नहीं तो सब चला जाएगा, ठीक है। चलो
लेकिन क्या वो सारे काम ऐसे कर सकता है? प्रॉपर्टी के बारे में, देखो शरीर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन हम प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। माइनर की प्रॉपर्टी है, संरक्षा को बेच दिया तुमने, पैसा मिलेगा, इसकी पढ़ाई में काम आएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, उसके लिए आप भरण पोषण दोगे ना। लेकिन अगर आप संपत्ति का कुछ व्ययन करना चाहते हो तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। ना तो आप प्राप्त की स्थावर संपत्ति के किसी भाग को बंधक, भारित अथवा विक्रय, दान, विनिमय द्वारा या अन्यथा ट्रांसफर किया जाएगा, और न ऐसी संपत्ति के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को आप प्राप्त में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। ठीक है। माइनर की प्रॉपर्टी है, आप गार्जियन हो, आप सोच रहे हो कि इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करें, बेच दें, विनिमय कर दें या इत्यादि कर दें। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट आपको प्री परमिशन न दे, ऐसा करने के पूर्व परमिशन न दे, अनुज्ञा न दे। ठीक है। दूसरा, आप पट्टे पे देना चाहते हो, प्रॉपर्टी को दे दो, 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए पट्टा, और इसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट का। दूसरी बात, मान लो जब आपने पट्टा दिया, उस पट्टे की तारीख से जब वह 18 साल का होगा, माइनर मेजर हो जाएगा, उससे 1 साल के अंदर वह पट्टा समाप्त हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो कि पहला तो 5 साल रूल है, और दूसरा एक सीमा बताई गई है। मान लो कि 17 साल का है माइनर और आपने उसकी प्रॉपर्टी को पट्टा दे दिया, जोड़ो इसको, कितना हो रहा है, 22 साल। ये पट्टा मान्य नहीं होगा, हमेशा उसकी एज का भी ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत छोटा है तब आप 5 साल दे दो, लेकिन जब वो 18 साल पूरा करने वाला है, उससे उसके 1 साल के अंदर वो पट्टा समाप्त हो जाए, तो अगर वो 17 साल का है तो मैक्सिमम कितने साल के लिए दे सकते हो आप? 2 साल के लिए। और जब वो 18 साल का है तो तब कितने साल के लिए पट्टा दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि अब वो मेजर हो गया है। तो जब वो माइनर था तभी दे सकते थे। ठीक है। 14 साल का था तब 5 साल के लिए दे सकते थे, क्योंकि 14 5 19, 19 मतलब 18 साल मेजर होने के 1 साल का अंदर, है ना। एंड अगर वो 13 साल का था तो आप 5 पूरा दे दो, 13 5 18, 5 लिमिट है, प्लस आपको उसकी एज का भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, वो चाहे जो करें। हो सकता है उस बालक को कोई प्रॉपर्टी उसके दादा से, ग्रैंडपा से गिफ्ट में मिली हो, ये उस जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। तीसरा, नैसर्गिक संरक्षक द्वारा 1-2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्ययन अप्राप्त की या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करनी होगा। आपने क्या किया, उसको बेच दिया, ये देखो, या ये कर दिया बिना कोर्ट की परमिशन से, तो अगर माइनर चाहे या अन्य व्यक्ति जो हितबद्ध है, जो उसे केयर करता है, वो क्या करता है, कोर्ट में अर्जी करा के ऐसा विक्रय संपत्ति का ऐसा पट्टा को क्या करा सकता है, शून्य करा सकता है। और जो चीजें बाद में शून्य कराई जाती हैं उसको शून्य करनी कहते हैं, तो शून्य करनी करा सकता है। ठीक है। कोई भी नैसर्गिक संरक्षक को धारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी करने की अनुज्ञा न देगा, सिवाय उस दशा में जब तक वह आवश्यक हो और माइनर के भलाई के लिए हो। कौन? न्यायालय। हमने अभी देखा कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी संरक्षक बेचना चाहता है तो उसे किसकी परमिशन लगेगी? कोर्ट की। और थर्ड बोलता है ऐसी परमिशन कोर्ट तभी देगा जब वह उस माइनर के भलाई के लिए हो। ठीक है। या आवश्यकता के लिए हो सकता है कि माइनर को कुछ पैसे की जरूरत हो, बीमारी हो और पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है, तो क्या करेंगे?
प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उसके लिए कोर्ट की परमिशन ले लेंगे, है ना। चलो ये इसका सी नंबर देखो। न्यायालय के ऐसे आदेश की अपील अगर करनी है तो वहां की जाएगी जहां मामूली तौर पर ऐसे न्यायालयों की अपील होती है, ठीक है। और इस धारा में न्यायालय से वह नगर या सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय है जहां संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890, ये भी जस्ट हमने देखा था ना, जिसका ये एक्ट क्या है, पूरक है, के अधीन सशक्त न्यायालय विपरीत है। बस इतना इसका याद रखना है। और जिसके भीतर स्थावर प्रॉपर्टी, जिसके जिसके अंदर, जिस कोर्ट के अंदर जहां आप जा रहे हो प्रॉपर्टी बेचने से पहले कोर्ट का कंसेंट लेने के लिए, उसके अधिकारता के अंदर वो प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ये 9 है, ये हम लोग कल देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरी 9 से ऑलरेडी हम लोग क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद कल एक और एक एक्ट है, वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, ओके। चलो।